Good morning student. Let us start next part of the chapter. और चैप्टर में मैंने कल आपको बताई थी नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट मानता है कि स्टेट को कम से कम काम करना चाहिए, लेस अगर मिनिमम काम करेगा तो मैक्सिमम स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होगी। दूसरा था इसका मैन इज ए रैशनल बीइंग। इसका मतलब हमें पता है हमें क्या करना है, आप ना बताएं। कानून कम से कम बनाएं ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचे। इवन इन्होंने ये भी कहा कि वीक की किसी भी तरह से हेल्प नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हर व्यक्ति कमाए, अगर वो योग्य है समाज में रहने के तो वो रहे, और जो मेहनती लोग हैं उनके पैसे गरीबों पर ना लुटाए जाएं। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है समाज में गलत साबित हो रहा था। क्यों? दूसरी तरफ जो अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसके कारण कैपिटलिज्म जो है वो हावी हो गया था यूरोप की राजनीति पर और समाज पर, और ये एक्सप्लॉयटर बन गए थे। ग्राहक का भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेबर का भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और हर तरह से इनका डोमिनेशन स्थापित हो गया। तो बहुत सारे लेखक इनके विरोध में आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की स्वतंत्रता सभ्य समाज में संभव नहीं है। अगर आपको एक समाज में आप रहते हो तो उसमें हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, और हर व्यक्ति का भला तभी होगा जब जो अनलिमिटेड आज़ादी है किसी भी व्यक्ति की, अनलिमिटेड आज़ादी वो खतरे में ना मिले, ताकि दूसरों की आज़ादी वायलेट ना हो, खतरे में ना पड़े। और इसलिए कानून बनाने ज़रूरी हैं। जैसे मान लो एक बस आ गई है, बस भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो इस बस में सिर्फ 60-65 सीट होती हैं, चढ़ने वाले 200 हैं। अगर सरकार जो है, जो सरकार की मेंटेनेंस है, वो लाइन बना के अगर यहाँ चढ़ाए तो वो व्यक्ति अपना हक प्राप्त कर लेंगे जो सबसे पहले आए थे। लेकिन अगर भीड़ को वैसे ही छोड़ दे, मेंटेनेंस ना करें, तो क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जो चढ़ने लायक हैं वो चढ़ जाएंगे, जो कमज़ोर हैं, वीक हैं, बुजुर्ग हैं, वो रह जाएंगे। और ये तो बस का है, और आप देखते हो कि ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पे इन्हें देखें और अगर इस तरह की प्रोटेक्शन ना हो तो क्या है, इस सभ्य समाज में जब इतनी उन्नति कर ली है इंसान ने, वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे अनसिविलाइज्ड कल्चर में होता है। इसलिए बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि जो लिबर्टी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लिबर्टी पॉजिटिव का मतलब होना चाहिए कि इसके ऊपर स्टेट के लॉ इम्पोज होने चाहिए। लॉज माने कानून, ये संविधान द्वारा लिखे हुए होने चाहिए कानून, और इन कानूनों के अनुसार ही आपकी आज़ादी होनी चाहिए। और उसके अनुसार जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट वो बदला। कैसे बदला? जो आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड आज़ादी होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीडम, ठीक है। लेकिन अब आपको मिल गया आज़ादी संविधान के अनुसार, आपको लीगल आज़ादी मिल गई, लीगल फ्रीडम। इसका मतलब आप जो चाहे वो नहीं करेंगे। नेचुरल फ्रीडम के अनुसार आप वो स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको कानून के अनुसार दी है। और इसके लिखने वाले जो सबसे राइटर थे लीगल फ्रीडम, लीगल लिबर्टी या फंडामेंटल राइट्स के, वो तो बेंथम। ये ब्रिटिश के बहुत बड़े राइटर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, और इन्हीं के साथ के बहुत सारे और थिंकर थे जैसे ग्रीन, लॉस्की, मैकेंजे, जेम्स मिल जो है। अगर कभी जेम्स मिल के बारे में पूछा जाए, ये बेंथम के शिष्य थे। ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं के प्रोपोनेंट रहे हैं। पहले इन्होंने शुरू में नेगेटिव आज़ादी को प्रोपोनेंट किया, और बाद में जब उसका दुष्परिणाम निकलता हुआ देखा तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट
लगाने की बात कही। और कॉन्स्ट्रेंट जो है वो दो तरह के इन्होंने बताए, स्व और प्र, सेल्फ रिगार्डिंग और प्री रिगार्डिंग। और मैंने ये डिवीजन जो है आपको पिछले वीडियो में बताई थी। द प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी बिलीव दैट एब्सोल्यूट फ्रीडम एज एडवोकेट बाय नेगेटिव लिबरल वुड लीड टू अनार्की। अनार्की मैंने अराजकता फैल जाएगी, क्योस फैल जाएगा सोसाइटी में, लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएंगे। और इसलिए ये इट वुड एक्ट एज हिंड्रेंस एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ अदर, और इस तरह से दूसरों की आज़ादी में एक बाधा बन जाएगी इस तरह की स्वतंत्रता। द स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली लिबरल वाज नॉट ए नेगेटिव इंस्टीट्यूशन। द स्टेट के बारे में उसने कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा स्टेट के बारे में, देखो ये एक लाइन बना लेना जिसमें से आपके बहुत सारे कंपैरिजन आएगा दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। कंपैरिजन में यहाँ स्टेट क्यों है, नेसेसरी विल है नेगेटिव में, नेगेटिव लिबर्टी में, यहाँ नेसेसरी इवल। लेकिन यहाँ स्टेट के बारे में कहा कि ये तो एक व्यक्ति के कल्याण का साधन है, मीन्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण का साधन है। इसलिए कम से कम काम क्यों करे, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और इन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं होती, प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता दी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल को ज़्यादा महत्व दिया था, व्यक्ति को, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति की, लेकिन इसमें दूसरी में समाज को, सोसाइटी को महत्व दिया है। और आप मुझे बताएं, अगर इंडिविजुअल है तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में तो आप तो नहीं आएंगे, सभी तो नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। लेकिन जब सोसाइटी को ध्यान में रखकर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू करें तो सोसाइटी में सब वर्ग आते हैं, सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद जो है ये कहते हैं, द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रोपोगोनिस्ट ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी बिलीव वाज ए पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं एक सकारात्मक इंस्टीट्यूशन है, विच प्रोवाइड कंडीशन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रीडम, जो फ्रीडम में बाधा नहीं डालती बल्कि ऐसी स्थितियां पैदा करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम का प्रयोग कर सके। मान लो किसी ने समाज में किसी के अधिकारों का वायलेशन कर लिया, तो एक सरकार पे ही तो हमें भरोसा है, सरकार की बनाई हुई इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो भरोसा है कि वो उसको व्यक्ति को सजा देगा जो हमारी स्वतंत्रताओं का हनन करता है। तो इस ग्रीन ने कहा जैसे जो इंजॉय करने योग्य चीज़ें हैं उनका, इनको इंजॉय करना, जो करने योग्य चीज़ उनको करना, करने योग्य है, सिर्फ करने योग्य है, जो करने योग्य नहीं है उनका प्रयोग। इसी तरह लास्ट की मैकेंजीज, इन्होंने कहा अभी से इसको अलग से छांटना शुरू कर दो, आगे काम आएंगे ये चीज़ें। ग्रीन ने कहा एज ब्यूटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अगलीनेस, बड़ा फेमस कोटेशन है ये ग्रीन की, हर बुक में लिखा मिलता है। कहता है कि जिस तरह से ब्यूटी का मतलब जो भद्दापन नहीं होता, भद्देपन का एब्सेंस होता है, उसी तरह का मतलब ब्यूटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अगलीनेस। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि भद्दापन ना हो, मतलब ब्यूटी की एक अपनी विशेषता है, वो भद्देपन पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके अलग तरह के रूप है, ठीक है। सो लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, इसी तरह लिबर्टी भी विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना प्रतिबंधों के नहीं होती। ही फर्दर फ्रीडम इज ए पॉजिटिव पावर, फ्रीडम एक पॉजिटिव पावर है, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग, और वो करने लायक चीज़ों को करने और इंजॉय करने लायक चीज़ें को इंजॉय करने का साधन है। और इसके साथ विद अदर कहा है, इंजॉय विद अदर, दूसरों की भी स्वतंत्रता इन्होंने। मैकेंजी ने कहा फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट बट रादर देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रैशनल वन फॉर इरेशनल। मैकेंजी ने कहा फ्रीडम का मतलब सभी तरह के प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तर्क संगत चीज, अतर्क संगत चीज के विरुद्ध
तर्कसंगत मतलब रेलिवेंसीज, जिसको समाज जो है मान्यता देता है। इसी तरह लास्की ने कहा है, बाय लिबर्टी आई मीन्स द एगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोसफेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू देयर बेस्ट सेल्व्स। जिन ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करना जिसमें व्यक्ति अपना बेस्ट कर सके, मतलब अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम कर सके। अब इन दोनों में कंपैरिजन हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है। अब लास्की के आधार पर हम कुछ पॉजिटिव लिबर्टी की विशेषताएं पढ़ सकते हैं। एक तो है पहली विशेषता एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार ना देना। जैसे पहले राजाओं, चर्च, कुलीन वर्ग के लोगों को विशेष तरह के अधिकार थे। हमारे देश में भी जैसे ब्रिटिश को या कुछ और लोगों को राय बहादुर सर की उपाधि दी जाती थी। राजाओं को स्वतंत्रता के बाद भी हमारे यहाँ प्रिवी प्रेस्टीज मिलता था, उसको खत्म करो, सब बराबर हो। और राइट यूनिवर्सल होने चाहिए, मतलब राइट जो है वो सबको दिए जाने चाहिए, किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं। चाहे आपके किसी वर्ग सेक्शन के लोग हों, राइट सबको मिलने चाहिए। फिर स्टेट एक्शन शुड एम एट सिक्योरिंग बेनिफिट्स ऑल। और स्टेट ऐसे काम करे, स्टेट मीन्स हमेशा पोल साइंस की भाषा में गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट इस तरह से काम करे कि सबका भला हो, ओके, सबको बेनिफिट पहुंचे। और इस तरह से कुछ विशेषताएं हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। लिबर्टी इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। लिबर्टी का मतलब सिर्फ प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता, प्रतिबंधों के साथ लिबर्टी होती है। स्टेट कोई इविल नहीं है, बुराई नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के कल्याण के लिए बनी है। और राइट आर नेसेसरी फॉर लिबर्टी, और लिबर्टी के लिए व्यक्ति के को अधिकार मिलने चाहिए। Liberty cannot be realized where there is existence of special privilege, where there is no universality of the rights and where state action does not benefit all. ये कहता है लिबर्टी का मतलब कुछ लोगों को स्पेशल अधिकार नहीं देना, बल्कि लिबर्टी का मतलब होता है सबको अधिकार मिलना, चाहे वो किसी भी तरीके हो। हम उस अधिकार को अधिकार नहीं मानते जो यूनिवर्सल ना हो, जो सबको नहीं दिए गए हो। और उसके बाद है स्टेट क्रिएट कंडीशन दैट कंडेसिव फॉर इंजॉयमेंट ऑफ द लिबर्टी। स्टेट ऐसे काम करे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। नेगेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह से आज़ादी बिना किसी प्रतिबंधों के। दूसरी तरफ जो लिबर्टी, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ये रेस्ट्रेंट के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, मतलब प्रतिबंधों के साथ। उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्सेंट्रेंट, रेस्ट्रेंट, एक ही मीनिंग है इनका। स्टेट हैज़ नो कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल। सरकार का किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं होना चाहिए लोगों पर, लेकिन ये स्टेट पर, जिससे समाज में मेंटेनेंस बनी रहे, दूसरे की स्वतंत्रता बनी रहे, इस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए। तीसरी बात है स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। इसके अनुसार स्टेट एक नेसेसरी इविल है, आवश्यक बुराई है, लेकिन नेगेटिव लिबर्टी के अनुसार, पॉजिटिव के अनुसार ये एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का कल्याण करती है। फोर्थ है दे एडवोकेट द लेस इज फेयर। ये सिद्धांत याद कर लेना, लेस इज फेयर का मतलब होता है किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन दूसरी ओर वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी वाले, कि समाज के कल्याण के लिए हस्तक्षेप भी कर दे स्टेट तो कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद है दे बिलीव्ड दैट स्टेट शुड परफॉर्म ओनली टू फंक्शन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उनके अनुसार स्टेट को दो ही काम करने चाहिए, एक तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने चाहिए, मतलब पुलिस और फौज के काम करने चाहिए, एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, और जो है बाहरी जो आक्रमण है उनके विरुद्ध ही क्या करना चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए काम करने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर स्टेट कोई काम करती है तो क्या है, उससे
लोगों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है और वो काम नहीं करना चाहिए स्टेट को। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉजिटिव लिबर्टी के हिमायती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम देते हैं गवर्नमेंट को। इसको के एडवोकेट एडम स्मिथ, मिल, रॉल्स, बर्लिन, अगर इनकी आप एज देखोगे ना, एज का मतलब जिस युग में ये पैदा हुए वो बिल्कुल अलग है। सिचुएशन के हिसाब से किसी थिंकर, कोई भी जो थिंकर होता है वो अपने विचार देता है समाज के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, समय के अनुसार। तो इस तरह से अब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि आने वाले समय में सारी जो चीज़ें हैं वो इन थ्योरीज के आधार पर ही आपको समझनी है। जैसे फर्स्ट थ्योरी है लिबरल थ्योरी, और लिबरल थ्योरी कब यूरोप में फैली? 18वीं शताब्दी में, जब राजाओं के विरुद्ध लोग खड़े हुए, जो इंडिविजुअल आज़ादी थी, लिबर्टी, उसके लिए वो मूवमेंट कर रहे थे। जो ट्रेडर थे वो व्यापार के लिए स्वतंत्रता मांग रहे थे। तब लिबरलिज्म आया था यूरोप में, एब्सोल्यूट के खिलाफ। एब्सोल्यूट का मतलब राजाओं के जो एब्सोल्यूट पावर थे उसके खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी की मांग जो है लिबरलिज्म को मूवमेंट लेकर आई थी। उसके अनुसार आज़ादी क्या है भाई? जो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिबर्टी पढ़ी है, लिबरलिज्म में आता है। कैसे आता है? जो शुरू में नेगेटिव कॉन्सेप्ट आया वो तो किंग्स को ख़त्म करने के लिए आया था, पूरी आज़ादी की डिमांड की। लेकिन जैसे जैसे लिबरलिज्म में बुराई पैदा हो गई तो ये पैदा हुए ग्रीन लास्की वगैरह। उन्होंने कहा कि जो लिबरलिज्म है पूरी तरह से आज़ाद, व्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि व्यक्ति की आज़ादी संविधान के अनुसार और प्रतिबंधों के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से लिबरलिज्म, जो इस तरह का पहले वाला लिबरलिज्म ये ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है और ये मॉडर्न लिबरलिज्म है। इसमें आप दोनों चीज़ें पढ़ोगे। जो लिबरलिज्म है पर्सपेक्टिव, उसमें दोनों चीज़ें आप पढ़ोगे। फर्स्ट, जैसे लिबरल डू नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट लिबर्टी। जब लिबरलिज्म के हिमायती ये लोग बन गए पॉजिटिव लिबर्टी के, तो उन्होंने कहा लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट का मतलब इस पर प्रतिबंध जरूरी है। दे बिलीव दैट लॉ एंड लिबर्टी अपोज टू ईच अदर। उन्होंने कहा कि कानून और लिबर्टी एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के संपूरक हैं। लॉ ही तो है जो रैशनल ग्राउंड प्रदान करता है फ्रीडम को, कि लीगल बनाता है उसे। लिबरल बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज नेसेसरी। इनका जो मीनिंग है, जो शुरू वाले लिबरल हैं, ये भी लिबरल हैं। मान ये अगर इनके विचार इस लेखक ने नहीं लिए तो अलग बात है, लेकिन जब आप आगे जाके लिबरलिज्म पढ़ोगे तो ये सबसे पहले तो आप इन्हीं को पढ़ोगे। तो इस वजह से क्या है, लिबरलिज्म का मतलब लिबरलिज्म का जो मतलब है वो राजाओं के विरुद्ध आज़ादी मिली थी। तो इसका मतलब जो शुरू में उनको लिबरलिज्म आया तो वो क्या कह रहे थे कि स्टेट जो आपको फ्रीडम देगी वो क्या है, रैशनल होगी और उसकी गारंटी होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि स्टेट नहीं होने चाहिए क्योंकि राजा थे उस टाइम, और राजा जो हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो लिबरल लोग हैं, मतलब उन्होंने कहा कि स्टेट नेसेसिटी है, वो ईविल नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती बल्कि उनकी फ्रीडम का सेफगार्ड करती है। अगर स्टेट ही ना होगी तो उनकी स्वतंत्रता कैसे रह सकती। उसके बाद जो अगला है वो है लिबरल बिलीव्स दैट द व्यू ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट बी सप्रेस्ड एज ए मैन हैज़ एबिलिटी टू थिंक एंड एक्सप्रेस रैशनली। लिबरल बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल शुड बी सप्रेस्ड, शुड नॉट बी सप्रेस्ड, मतलब व्यक्ति की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। अगर वो एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है
तर्क संगत, उसको बोलने देना चाहिए। देखो, जब राजाओं के खिलाफ आज़ादी की डिमांड शुरू हुई, किताबें लिखनी शुरू हुई, जैसे भारत में भी अंग्रेजों के विरुद्ध जब किताबें लिखते थे लोग, मीडिया में कुछ छापते थे, तो अंग्रेज सरकार उसको क्या कर देती थी, प्रतिबंध कर देती थी, उस बुक को आने ही नहीं देती थी। उसको बेचना गैर कानूनी माना जाता था। एक किताब है सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद की, मैंने भी पढ़ी है ये। उसमें सिर्फ एक है, पीछे से एक वाक्य है बस, और उस वाक्य में क्या कहा गया है कि खून पर जो देश पर बहा हुआ आखिरी कतरा सबसे अनमोल होता है, और उसके सामने सब दुनिया जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इस वाक्य के कारण, क्योंकि उस टाइम क्रांतिकारी चरम शिखर पर थे और क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे लोग, फांसी के फंदों पर भी हंसते हंसते झूल रहे थे, देश के लिए गोलियां खा रहे थे। तो अगर वो किताब आ जाती बाजार में तो शायद और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते। तो सरकार ने इसको प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन जो लिबरल कहते हैं कि इस तरह की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको कुछ बोलने दीजिए। बोलना कई तरीके से होता है, लिखना है, पोएम लिखना है, गाने लिखना है, फिल्म बनाना है, इस तरह से मीडिया में लिखना है। मिल ने तो यहाँ तक कहा है, J.S. मिल, जो इसको स्वतंत्रता का पैगंबर कहा जाता है भाई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। उसने कहा, लेकिन खोखली स्वतंत्रता का भी कहा जाता है साथ में, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर, वो आगे बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। इसने कहा था कि चाहे व्यक्ति पागल हो, सनकी हो, लेकिन उसे बोलने की आज़ादी उससे नहीं छीननी चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोले सनक में भी जो हो समाज के लिए बड़ा अच्छा साबित हो। ठीक है। उसके बाद लिबरल बिलीव इन फ्री मार्केट एवरी इकोनॉमी वेयर स्टेट शुड पे द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड नॉट रेगुलेटर। यहाँ इकोनॉमी में प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लिबरल का मतलब ये है, और सिर्फ फैसिलिटी देनी चाहिए ट्रेडर्स को, करेंसी बदलने में, जहाज़ों को आर पार करवाने में, देशों के साथ सदनी समझौते करने में, माल बेचने में। ये नहीं कि वो उसका नियामक बन जाए। रेगुलेटर का मतलब नियामक, इतने नियम बना दे कि उसके बिना व्यापार ही संभव ना हो। और उसके बाद लिबरल एडवोकेट फॉर ए डेमोक्रेटिक फेडरेशन वेयर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड पीपल एट लोकल लेवल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस पार्टिसिपेशन। लिबरल कहते हैं कि पावर एक जगह नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी लड़ाई थी तो किंग्स के विरुद्ध थी, और किंग्स में क्या है, पावर एक ही जगह तो सेंटर थी। ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी शक्तियाँ एक जगह सीमित नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ही जगह शक्तियाँ हैं। नहीं, भारत में जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर जुडिशरी एक तरफ है, उसके बाद लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव में हमारी शक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियाँ, प्रेशर ग्रुप्स में शक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनमें हमारी शक्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। पंचायती राज सिस्टम हमने शक्तियों को बंटवारा करने के लिए ही किया है। कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही मिलेगी जितना समाज, जो राज्य की पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिवाइड होगी। जैसे आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाने की बजाय कई बच्चों को कई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो एक बच्चा कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, एक पॉइंट और है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आप लिबर्टी चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक देश में ही हो सकती है। दूसरी बात है कि अगर आपकी लिबर्टी वायलेट होती है, कोई आपके अधिकारों को छीनता है, मान लो गवर्नमेंट ही है कि आपके बुक्स, अगर आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ हैं वो देश को डुबोने वाली हैं, और कोई आप किताब लिख दो उस पर, या कोई फिल्म बना दो जिसमें सरकार की बड़ी आलोचना की गई है, तो हो सकता है कि सरकार उन किताब को, उस अखबार को बैन कर दे। तो जुडिशरी होनी चाहिए आपकी स्वतंत्र,
स्वतंत्र का मतलब उसकी शक्तियां वो संविधान से ले, किसी सरकार से नहीं, ताकि वो न्याय कर सके। और हमारी जुडिशरी काफ़ी एक्टिव रही है इस मामलों में। आप अपने +2 में पढ़ोगे कि किस तरह से हमारे देश में भी ऐसा टाइम आया है 1975 में, जब हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बड़ी बड़ी चोट पहुंची थी। और उस टाइम भी लोग हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। वो दूसरी तरह की स्वतंत्रता थी, ठीक है। उसके बाद है कि जो राज्य है वो कम काम ना करे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वेलफेयर स्टेट है तो लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं इसका मार्क्सिस्ट व्यू, ठीक है। मार्क्सिस्ट व्यू के अनुसार स्वतंत्रता क्या, अब मैंने आपको क्या बताया है मार्क्सिस्ट व्यू कैसा होता है, बताओ। मार्क्सिस्ट व्यू के अनुसार स्वतंत्रता कैसी है। मार्क्सिस्ट जो है वो लिबरलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, वो उसके विरोध में ही आए थे। उनके अनुसार जो लिबरलिज्म है, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना है, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी। और इस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा समाज जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती। और उन्होंने कहा कि इसलिए जो व्यक्ति की आज़ादी है वो पॉलिटिकल राइट्स देने से नहीं होती जो लिबरल गवर्नमेंट दे रही है। इकोनॉमिक राइट दो उसे इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनाओ, तभी वो क्या बन सकता है, तभी उसे स्वतंत्रता मिल सकती है। जब किसी देश में क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, क्लासेस खत्म हो जाएंगे, कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, मजदूरों का शासन होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, तभी क्या होगा, तभी आपकी लोगों को स्वतंत्रता मिल सकती है। ये कुछ लिबरलिज्म के पॉइंट रहते हैं। फ्री मार्केट में विश्वास करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, ये हो चुका है सब कुछ। अब मार्क्सियन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, मैंने बहुत कुछ आपको बता भी दिया है, चलो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। फ्रीडम इज टू बी परसीव्ड इन टर्म ऑफ मैन पर्पज एंड वैल्यू। फ्रीडम का मतलब होता है व्यक्ति के वैल्यूज प्राप्त करना, जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त करना। फ्रीडम का मतलब होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन। फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल इन क्लास डिवाइड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पूंजीपति हैं और दो वर्गों में समाज बटा हुआ है, एक अमीर और एक गरीब, एक कैपिटलिस्ट और एक लेबर, तब तक किसी देश में स्वतंत्रता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समाज में जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, मजदूरों को, उनका ऑपरेशन करते हैं, दमन करते हैं, जिसके कारण जो मजदूर है वो अकेला रह जाता है। उसके बाद ये कहता है कि लेबरर इज बाउंड इन चेन। ये कहता है कि जो लेबरर है, मजदूर हैं, वो चेन्स में बंधे हुए थे, लाइक ए कॉग इन ए मशीन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। वो कहते हैं जो लेबर है एक मशीन से बंधा हुआ पुर्जा है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहाँ उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी लेबर से अब वो अलाइनेटेड है। ये एक कॉन्सेप्ट है समझने का, जैसे मैंने पहले बताया था कि अलगाव में चला गया है वो। ये एक शब्द अलगाव, ना तो उसे नेचर से प्यार रहा, ना अपने प्रोडक्शन से, क्योंकि उसके प्रोडक्शन का लाभ उसे नहीं मिलता, पूंजीपति ले जाता है। और इसने ये भी कहा था कि मजदूरों खड़े हो जाओ, लड़ो, ब्लडी रेवोल्यूशन कर दो, और आपके पास खोने के लिए सिवाय चैन है और कुछ भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि जो वर्तमान सिस्टम है सोसाइटी का वो चेंज होना चाहिए, और चेंज करके किस तरह का आना चाहिए, और वो चेंज कैसे आएगा, कैपिटलिस्ट के विरुद्ध वायलेंट रेवोल्यूशन से। और उसके बाद हर व्यक्ति को अकॉर्डिंग हिज नीड, ये लिख लेना, अकॉर्डिंग हिज नीड मतलब हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले, समाज में हिस्सा उसका गवर्नमेंट उसे दे। पूंजी कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना हो, पूंजी जो है वो सबके हाथ में, और सबका मतलब गवर्नमेंट के हाथ में हो सारे रिसोर्सेज, और उनका लाभ भी समान रूप से बांटा जाए। इस तरह के देश बहुत सारे देशों में लिबरलिज्म आया था,
और आज भी बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। चाइना, रशिया में तो आज भी जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न पर ही गवर्नमेंट चलती है। एक नॉर्थ कोरिया का नाम भूल जाती हूँ, वो भी ऐसे ही है। वहाँ तो खरताना सा बन गई है, कम्युनिस्ट का भी कोई दूसरा रूप हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये कार्ल मार्क्स की लिखी हुई बुक है, ये जरूर याद कर लेना, दास कैपिटल। दास कैपिटल उन्होंने लिखी थी कि किस तरह से जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो कैपिटलिस्ट के दास हो गए हैं, मतलब स्लेव हो गए हैं, और वो किस तरह से अपनी फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। उसने पूरा का पूरा जो है एक पूरी स्टडी की, पूरी बुक लिखी और बताया कि ये जो वर्तमान में राज्य है वो किस तरह बुरा है और नया राज्य कैसे आप बना सकते हो और बनने के बाद भी वो कैसा होगा। ठीक है, हवा में तीर नहीं चलाए उन्होंने। और 1917 में जब रशिया में पहली क्रांति हुई तो ये पहले कम्युनिस्ट देश था जहां मार्क्स के विचार वास्तव में आए। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट, हमें प्रतिबंधों की जरूरत क्या। भाई एक दूसरे का अधिकारों को वायलेट ना करे, सबसे बड़ी बात यही है। मतलब हम बहुत सारे धर्मों नस्लों के लोग रहते हैं, प्रोफेशन के लोग, आज धर्म नस्ल छोड़ो, लैंग्वेज छोड़ो, बहुत मतलब 2000 तक ये चीज़ें थी, लेकिन आज देखो प्रोफेशन, और अगर एक प्रोफेशन के लोग दूसरे प्रोफेशन के लोगों के विरुद्ध जो है खड़े हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेट जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार को देनी होती हैं, बहुत सारे लोगों के हित साधने होते हैं, इसके लिए कॉन्सेंट्रेट जरूरी है। लेकिन कितने ज़रूरी हैं, कितने लगाए जाने चाहिए। तो ये कहता है व्हाट आर द रीजनेबल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या होते हैं रीजनेबल, मैंने कई बार ये शब्द यूज किया है, तर्क संगत। ये कहता है कि तर्क संगत होता क्या है वहाँ, ये तो बताओ। कौन तय करेगा कि ये तर्क संगत है या नहीं। एक व्यक्ति को लगता है कि ये ठीक है, दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये गलत है। ठीक है, तो हाउ आर द लिमिट्स डिफाइंड, लिमिट्स कैसे हो। इसमें दो तरह के विचारक हैं भाई, एक तो आइडल है, एक एक्सट्रीमिस्ट। दो तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए। एक तो आइडल है, आदर्शवादी, जो ऐसी बात कहेंगे जो जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। एक कहते हैं एक्सट्रीमिनिस्ट। आइडलिस्टिक कहते हैं कि जी कोई प्रतिबंधों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक्सट्रीमिनिस्ट जैसे हिटलर जैसे लोग कहेंगे कि इतने लगा दो कि सरकार ही सरकार जीवित रहे, लोग नहीं। ये दोनों आइडियाज़ को हम मान नहीं सकते। एक सभ्य सोसाइटी ऐसे सिद्धांतों पर नहीं चलती। तो इसे कहा जाता है कि कॉन्सेंट्रेट उतने होने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी ना हानि पहुंचाए, समाज में अराजकता भी ना फैले, और सरकार भी लोगों की स्वतंत्रता को वायलेट ना कर पाए। ठीक है, तो मीडियम व्यू कहते हैं इसको। देखो ये आइडियलिस्टिक व्यू है। आइडियलिस्टिक व्यू क्या कहता है, फ्रीडम कम्स बाय ओबीडियंस ऑफ स्टेट। जितना आप स्टेट का कहना मानोगे उतनी ही स्वतंत्रता आपको मिलेगी। लेकिन इसके नाम पर बहुत लोगों को मतलब दुख सहने पड़े हैं। जैसे हीगल ने कहा था कि राज्य ही सर्वोपरि है, सब कुछ है। और हिटलर ने कहा, फिर मुसोलिनी ने कहा, और इस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल छीन लिया। दूसरी तरफ एक व्यू है इंडिविजुअल ऑफ अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट होते हैं अराजकतावादी। गांधी जी को देखो, नाम इनका बड़ा भयंकर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अराजकतावादी, इसके अनुसार क्या है, गांधी जी अनार्चिस्ट माने, उनके अनुसार राज्य होने ही नहीं चाहिए भाई, स्टेट होने ही नहीं चाहिए। कहते हैं स्टेट होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप जरूर करेगी। इसीलिए लोग जो है खुद अपना शासन चलाएं और उनके अनुसार शासन करें।
और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसे विचार अनार्चिस्ट वगैरह राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। कानून ऐसे नहीं बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सके। और वो हैं जैसे डायसी ने कहा है कि जितना सरकार काम करेगी वो उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएगी। अनार्चिस्ट में गोडविन ऑस्टिन का नाम है, महात्मा गांधी का भी नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, अनार्चिस्ट का मतलब समझ में आ गया ना कि स्टेट होने ही नहीं चाहिए। स्टेट व्यक्ति की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब दोनों तरह के व्यू है, एक आइडियलिस्टिक व्यू है, नार्चिस्ट व्यू है। आइडियलिस्टिक कहता है ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए प्रतिबंध, और जो अनार्चिस्ट कहते हैं कि होने नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये एक्सट्रीम है दोनों ही व्यू, और हम बीच की मान लेते हैं कि भाई कानून के अनुसार ही हमें स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। जितनी स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्र जहाँ तक व्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो उतने कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।